Hello and welcome to edunkle.com. This is Jagat Chaudhary, subject matter expert in mathematics, having teaching experience for more than 8 years. आज इस सेशन में हम लोग IIT-JEM बायोटेक्नोलॉजी के क्विक रिवीजन के बारे में बात करने वाले हैं। इस सीरीज का पार्ट 10 है ये। तो आज अब इस सेशन में हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो थे आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स से वो लिए हुए हैं, जो उनको सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं आपको कि कितने सिंपल क्वेश्चन IIT-JEM में पूछे जाते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ अपनी तरफ से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पर कराने वाला हूँ और साथ के साथ आपके लिए कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी इस सेशन में आपको देने वाला हूँ। इन सेशन को एंड तक देखिएगा, आपके लिए एंड में कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप इन्हें खुद से ट्राई कीजिएगा। आगे बात करते हैं आज के सेशन की, जिसमें कि हम लोग करने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस को सॉल्व। तो इंटीग्रल कैलकुलस के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे बेसिकली टॉपिक होगा, एक तो हम देखेंगे डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसको मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन कह देता हूं, इंटीग्रेशन। उसके बाद एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर कर्व, या आप इसे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल भी कह सकते हैं। और साथ के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो इसमें से एक क्वेश्चन तो आपको हर साल मिल जाता है और हो सकता है किसी साल आपको दो भी मिल जाते हैं, राइट। 2 मार्क्स का आप इसे जो है एक्सपेक्ट करके चलें अपने पेपर में। इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन आपको हर साल मिलता है। डिफिकल्टी लेवल की अगर बात की जाए तो आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल याद होनी चाहिए। अगर वो आपको हमेशा याद है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी बन जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि थोड़ा कैलकुलेशंस होती है, सिंप्लीफिकेशन होता है, तो इसको हम मीडियम लेवल ले लेते हैं कि मीडियम लेवल तक के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए जी, तो आगे बढ़कर के हम देखते हैं आज के इस इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में। पहली चीज है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब आप किसी चीज का अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, देखिएगा a से b तक, राइट, स्मॉल fx dx का आप लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं और मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन आता है कैपिटल F। स्मॉल fx का इंटीग्रेशन आ रहा है कैपिटल fx और फिर आप क्या करते हो, लिमिट्स पुट करते हो। लिमिट्स थी a से b, राइट। अपर लिमिट है b, लोअर लिमिट है a। तो इसमें आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होता है x की जगह, यानी कि f ऑफ d माइनस f ऑफ a आपका सॉल्यूशन होता है, राइट। ये आपकी फंडामेंटल थ्योरम हो गई कैलकुलस की। तो इसके बाद हमें कुछ प्रॉपर्टीज जो मैं आपको बता रहा था हमेशा ध्यान रखनी होगी। एक तो ये आप ध्यान रखें, जब भी कोई आपके पास फंक्शन दिया हुआ है और वो ब्रेक हो रहा है, उसकी कॉन्टिन्यूटी किसी पॉइंट पर टूट रही है या वो एक से ज्यादा फंक्शंस में आगे जाकर के डिवाइड किया जा रहा है, तो इंटीग्रेशन a से b f ऑफ x dx को आपको वो फंक्शन जितने भी जगहों पर टूटा हुआ या अलग अलग डेफिनेशन द्वारा दिया हुआ है उन पर तोड़ें। तो a से c f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन c से वापस b तक f ऑफ x dx। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए देखो एरिया अंडर द कर्व मिलता है वैसे आपको इंटीग्रल जब आप करते हैं। मान लीजिए आप ग्राफ बना रहे थे किसी का, ये और यहां से आपको बोला गया कि एरिया निकालो इसके नीचे वाले, तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां पर मान लीजिए ऐसे था, मैं एरिया निकालना चाहता हूं, तो यहां से यहां तक का इस वाली डेफिनेशन से मिल रहा है और इसके आगे ये वाली डेफिनेशन चेंज हो गई है ना। तो मैंने क्या किया, a से c तक जो भी डेफिनेशन उसकी दी है, फिर c से b तक जो भी डेफिनेशन दी है, जहां पर जो आपका c है वो a और b के बीच में कहीं लाई कर रहा है, ये याद रहे, वेयर c आपका a से b के बीच में कहीं आएगा। चलिए, उसके बाद एक है सब जो देखते ही पता चल जाती है आपको इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, वो है माइनस a से a। अगर आपको दिया हुआ है किसी क्वेश्चन में और f ऑफ x dx आप कर रहे हैं, तो इसके 2 आंसर्स हैं, मतलब दोनों में से कोई एक रहेगा। वैसे तो हो सकता है इसका आंसर 0 आए और हो सकता है इसका आंसर 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से a f x dx है। किस तरह से होगा ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा फंक्शन के नेचर से। जो आपको f x दिया हुआ है, अगर आपका f x एक ऑड फंक्शन है तो आंसर मुंह फाड़ के डायरेक्टली 0 कर दो, तो f x इज ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शंस के केस में इंटीग्रेशन माइनस a से a f x dx की वैल्यू 0 आ जाएगी। और अगर आपका f x एक इवन फंक्शन है, f x इज इवन फंक्शन, तो उस केस में आपके इंटीग्रल की वैल्यू डबल हो जाती है, लिमिट्स हाफ हो जाती है 0 से a। अब आप इवन किसको कहते हो, देखो इवन फंक्शन होने का मतलब है जब आप किसी क्वेश्चन में x की जगह माइनस x रखें और वापस से fx मिल जाए तो वो इवन फंक्शन है। और एक होता है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या है, आप अपने किसी क्वेश्चन में x की जगह माइनस x रखें और ओवरऑल क्वेश्चन का नेगेटिव टाइम्स दिख जाए,
तो वो क्या कहलाता है, ऑड फंक्शन कहलाता है। इसका खास आप ध्यान रखें, इवन फंक्शन ऑड फंक्शंस का। इसके बाद एक होता है आपके पास किंग रूल, किंग प्रॉपर्टी से कहते हैं हम लोग, और सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है, इसीलिए इसे किंग रूल भी कहते हैं। इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स, एफ ऑफ एक्स डीएक्स, इसकी वैल्यू बिल्कुल सेम वही रहती है जो कि वैल्यू इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स की जगह आप लिख दें सम ऑफ लिमिट्स माइनस एक्स, यानी कि ए प्लस बी माइनस एक्स डीएक्स। ये बहुत यूज होने वाली प्रॉपर्टी है। जब भी आपको ध्यान से सुनिएगा, पहली प्रॉपर्टी कब लगानी है, जब आपको मॉड्यूलस दिखे, जब आपको मॉड्यूलस दिखे, फंक्शन एक से ज्यादा जगहों पर टूटा हुआ दिखे, अलग अलग डेफिनेशंस दिखे उसकी टूटी हुई, तो आपको यूज करना है। दूसरा आपको देखते पता चल जाता है, जब भी लिमिट्स माइनस ए से ए दी हुई हो, इस प्रॉपर्टी के लिए चेक किया जाए। एक किंग रूल जो मैंने आपके लिए लिखा है, मैं आपको बता दूं मोस्टली यूज होता है। बेसिकली ये अप्लाई करने पर मोस्ट ऑफ द केसेस में डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता है, वहां पर ये बड़ी हेल्पफुल है। डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता और फिर हेल्प होती है इससे सॉल्व करने में। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन भी बहुत यूजफुल है ना। चलिए तो पहले इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल -1 से 1 x mod x प्लस x की पावर 4 dx। तो आपको ये तो देखते पता चल रहा होगा भाई, लिमिट्स आ गई है ना, लिमिट्स दिख गई माइनस ए से ए। ओके, तो प्रॉपर्टी दिमाग में घूम जानी चाहिए। यहां पर आपको दिया हुआ है -1 से 1 तक, एक तो है x mod x, इसका इंटीग्रल, प्लस दूसरा है इंटीग्रेशन वही -1 से 1 x की पावर 4 dx। ऐसा दिया हुआ है ना। आप एक काम करें, अपने fx को मान लीजिए आपके पास है x mod x, x mod x। अब ना आप x की जगह -x रख दीजिए, इसमें x की जगह पूरे में -x, तो क्या मिलेगा -x mod ऑफ -x वापस से mod x ही रहता है। mod के अंदर नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ओवरऑल क्वेश्चन का कैसा रहा, ये माइनस टाइम्स दिख गया आपको, यानी कि जैसे आपने x की जगह -x रखा, आपको क्वेश्चन का माइनस टाइम्स मिल गया। तो यही तो था ऑड होना, यही क्या होता है, ये आपका ऑड फंक्शन हो गया, fx आपका ऑड हो गया। दूसरी बात, दूसरी तरफ आपको एक x की पावर 4 भी दिया हुआ है ना, इसको नया मान लो, चलो इसको gx कह दो। gx है आपके पास x की पावर 4, इसमें x की जगह -x रखना, तो दूसरे वाले में x की जगह -x रखने पर -x की पावर होल x की पावर 4 आ गया, और वो वापस से सेम g ऑफ x के ही इक्वल है। तो ये क्या हो गया भाई, ये तो आपका इवन फंक्शन हो गया। क्लियर, ये आपका इवन फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन के केस में आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको डायरेक्टली कह देना है कि भाई ये वाला पार्ट जो है ना -a से a fx dx जो हो रहा है, उसमें fx आपका ऑड फंक्शन होने की वजह से ये 0 है। हाँ, दूसरा वाला इवन है, तो आंसर क्या होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा और लिमिट्स आधी हो जाएंगी, 0 से 1 हो जाएगी, x की पावर 4 dx। अब x की पावर 4 का तो इंटीग्रेशन आप जानते हैं है ना, 2 टाइम्स कर देता हूं, कितना होता है ये होता है आपका x की पावर 4 का होता है x की पावर 5/5। लिमिट्स क्या है भाई आपकी, वो है 0 से 1। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 2 टाइम्स x की जगह आप 1 पुट करें, 1/5 माइनस x की जगह लोअर लिमिट पुट करें 0, तो कितना आ गया 2/5 आपका आंसर। यानी कि इनमें से देखें तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होता है, राइट, ऑप्शन सी आपका सही होगा। लिमिट्स देखते पता चल जाता है। जैसे सेकंड क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल आपको बतानी है, क्या है, इंटीग्रेशन x टाइम्स एक्सपोनेंशियल e टू द पावर -23x², यानी कि इंटीग्रेशन आपको करना है -∞ से +∞, किस चीज का, x इंटू e टू द पावर, ये एक्सपोनेंशियल मतलब e टू द पावर में -23x²। अब आपको सिर्फ इतना समझना है कि आपको जो अंदर इंटीग्रल के अंदर ये दिया हुआ है fx आपका, ये इवन है या ऑड है या कुछ भी नहीं है, चेक किया जाए ना। तो देखो जरा, मैंने इसको लिया, मेरे पास fx है, आपने देखा होगा क्वेश्चन में हमें जो गिवन है वो है x इंटू ई टू द पावर -23x²। आप इसमें x की जगह -x रख दीजिए। जैसे ही इसने x की जगह -x रखा तो मिला -x टाइम्स ई टू द पावर -23 -x² ही होता है। तो ओवरऑल का माइनस दिख गया, यानी कि क्या है, ऑड फंक्शन। और जब भी आपके पास
देखो कितने सिंपल क्वेश्चंस आपसे आईआईटी जेम बायोटेक्नोलॉजी में पूछे गए हैं ना। आप देखते हैं इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखा भी दिया, वरना आप पेन पेपर ना भी उठाएं, आपको दिख रहा है वहां पर कि ओरिजिनली जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें fx आपका एक ऑड फंक्शन है, और जब भी वो एक ऑड फंक्शन आ जाए डायरेक्टली बिना सॉल्यूशन के आप कहते हैं कि 0 इसकी वैल्यू होगी, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आपने देखा दोनों बार 2012 में और 2013 में दोनों बार इवन ऑड से क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन, अगला है वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 से पाई मॉड cos x dx। मॉड cos x, भाई मॉड्यूलस और ट्रिग्नोमेट्री के केस में मैंने आपको बताया था, जब फंक्शन ब्रेक हो रहा हो उस केस में मैंने आपको बताया था कि आप क्या करें, वो ब्रेक वाली प्रॉपर्टी 1 यूज करें, यानी कि तो इंटीग्रेशन 0 से पाई मॉड ऑफ cos x dx ऐसा बन गया। आप इसको क्या कर सकते हैं, आप अगर cos x का ग्राफ बनाएंगे तो आप उसमें से सिमेट्री भी देख करके ये कह सकते हैं कि जितना एरिया 0 से π/2 तक कवर कर रहा है उतना ही π/2 से पाई तक में कवर कर रहा है, लेकिन माइनस में होती है वैल्यू। ओके, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से π/2 तक cos x है ना, मॉड वैल्यू cos x ही देता है, लेकिन जब आपकी वैल्यू π/2 से पाई तक जाती है तो सेकंड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होता है cos वाला, लेकिन मॉड्यूलस हमेशा आपको पॉजिटिव देता है, तो मॉड cos x किसके साथ खुलेगा, माइनस साइन के साथ, तो माइनस cos x dx। तो आप इन दोनों इंटीग्रल्स को जो है सॉल्व कर लें, राइट, दोनों इंटीग्रल्स को आप सॉल्व कर लें। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, राइट, तो sin x लिमिट्स क्या है आपकी 0 से π/2, फिर आपके पास माइनस साइन के साथ है ना, यहां पर भी cos x है, cos का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो वो sin x है, sin x लिमिट्स क्या है इस बार π/2 से पाई तक है। पुट कर दीजिए, जरा पुट कर देते हैं हम, है ना, अपर लिमिट पुट करेंगे sin π/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे sin 0 डिग्री, फिर एक बीच में माइनस साइन है, राइट, फिर है आपका अपर लिमिट पुट करेंगे तो मिलेगा sin ऑफ पाई माइनस sin ऑफ π/2। साइन 0 और साइन पाई दोनों 0 होते हैं, साइन 0 की वैल्यू और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। साइन π/2 साइन 90 1 हो गया, तो कितना मिल गया यहां से 1 माइनस ऑफ -1, देखो ये माइनस और एक यहां माइनस, साइन π/2 है ना, तो कितना बन गया 1 + 1 2 आ गया आपका आंसर ओवरऑल। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई इस इंटीग्रल की 2। 2015 का क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से 1 x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 से 2 x dx। तो भाई आप इसे डायरेक्टली ऐसे ना सॉल्व करें कि इनको जोड़ करके लिख दें कहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फंक्शन अलग अलग हैं, तो आप इन्हें जोड़ करके ना लिखें, सॉल्व करें पूरा। तो इंटीग्रेशन 0 से 1 x dx को अलग से सॉल्व कर लेंगे हम। वो क्या होता है आपका x²/2 इंटीग्रेशन होता है उसका, और लिमिट्स आपको 0 से 1 रखनी है, तो आप अपर लिमिट रखेंगे x की जगह 1 तो मिलेगा 1/2, लोअर लिमिट रखेंगे तो मिलेगा 0। ये पहले पार्ट की वैल्यू 1/2, नो प्रॉब्लम। अभी देखते हैं दूसरे वाले की वैल्यू क्या आ रही है, इंटीग्रेशन 1 से 2 तक, किस चीज का 2 x dx का। अब आपकी मर्जी है इसमें 2 x को ओवरऑल कैलकुलेट कर लीजिए, राइट, डायरेक्टली आप इसका इंटीग्रल लगाइए, या फिर 2 का अलग और -x का अलग कर लीजिए, वो आपकी मर्जी। मैं एक साथ लिख रहा हूं 2 x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू -1, ये इसका इंटीग्रल हो गया। लिमिट्स पुट कर देते हैं 1 से 2। ओके जी, मैंने इंटीग्रल किया x की पावर n का, है ना, x की पावर n+1 अपॉन n+1, वो वाली चीज लगाई है। तो यहां पर मुझे मिला कितना हो गया, x की जगह 2 रख दीजिए, तो अपर लिमिट की वजह से ओवरऑल 0 आ रहा है, फिर एक माइनस साइन लगाइए, लोअर लिमिट पुट कर दीजिए, लोअर लिमिट x की जगह 1 पुट कीजिए, तो ऊपर मिलेगा न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में रहा 2 टाइम्स -1, तो ओवरऑल कितना आ गया, यहां से भी आपका 1/2 आ गया। ओवरऑल इन दोनों को जोड़ करके कितना बन गया, 1/2 और 1/2 मिलकर के 1 हो गए, तो ओवरऑल आपका आंसर 1 हो गया, करेक्ट। ये हो गया हमारा, दोनों इंटीग्रल्स को हमने अलग अलग सॉल्व किया और ऐड करके हमने लिख दिया। अगला आता है हमारा, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ x² log x dx where c is any arbitrary constant। 2018 का ताजा क्वेश्चन x² log x में आपको इंटीग्रल करना है। तो आप बाय पार्ट्स देख पा रहे हो ना, यहाँ पर आपको दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, एक है x² और एक है log x, और आइलेट रूल जो होता है ILATE करके, तो log
और एल्जेब्राइक में से लॉग पहले आता है और एल्जेब्राइक बाद में आता है, तो लॉग वाला फर्स्ट हो गया, एल्जेब्राइक वाला सेकंड हो गया, राइट। तो कितना मिलेगा, लॉग को पहले सेम लिख दीजिए, log x सेम, और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन यानी कि x³/3 हो गया इंटीग्रेशन। फिर एक माइनस साइन लगाते हैं आप। अब पहले वाले का डिफरेंशिएशन, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन यानी कि x³/3 और इस होल का एक बार और इंटीग्रेशन। यहां पर मैंने क्या लगाया है, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन, राइट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया है मैंने, प्रोडक्ट रूल इसको आप कहते हैं। तो यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। लिमिट्स हमें कुछ दी नहीं है तो हम ऐसा का ऐसा ही रखेंगे इसको, यानी कि x³/3 इंटू लॉग ऑफ x माइनस, तो ये कितना बन रहा है, एक पावर कम कर देते हैं तो x² हो गया ना, ये x² तो 1/3 बाहर था, x² का इंटीग्रेशन x³/3 प्लस c, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो x³/3 log x माइनस 1/9 x³ प्लस c। तो कितने इनमें से आप चेक कर लीजिए कि आपका कौन सी चीज को सेटिस्फाई करता हुआ सॉल्यूशन मिल रहा है ना। तो यहां से आप देख पा रहे हो ऑप्शन ए जो है वो x³/3 log x माइनस 1/9 x³ प्लस c के बराबर आ रहा है, जहां पर c आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, राइट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे, अगला है हमारा द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से π/2 x sin x dx। 2019 में देखो कितना सिंपल, फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आप पहचाने कि इनमें से किसको फर्स्ट और किसको सेकंड लेंगे, ठीक है ना, किसी को फर्स्ट और किसी को सेकंड लेना है आपको। तो मैं आइरेट रूल के अगर हिसाब से देखता हूं तो एल्जेब्राइक पहले और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है, राइट। चलो कर दो यही चीज, क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 x sin x का जो आप कर रहे हैं, ये आपको वैल्यू दे रहा है जी कितनी, पहला वाला सेम है ना, एल्जेब्राइक वाला x सेम, sin x का इंटीग्रेशन वो होता है माइनस cos x, फिर एक माइनस साइन लगाएं। अब पहले वाले का डिफरेंशिएशन करें, और पहले वाले का डिफरेंशिएशन कितना है, x का डिफरेंशिएशन 1 है, दूसरे का इंटीग्रेशन करें, sin x का इंटीग्रेशन कितना था, माइनस cos x था, और इसका होल इंटीग्रेशन फिर से किया गया। तो कितना बन गया, अब इसमें हम लिमिट्स पुट करेंगे, बाद में पुट कर लेंगे एंड में। लिमिट्स थी आपकी 0 से π/2 है, ठीक है। तो ये बन गया आपका माइनस x cos x, और माइनस माइनस प्लस हो गया किस चीज का, इंटीग्रेशन cos x का, और cos x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं sin x होता है। लास्ट में हम लिमिट्स पुट कर लेंगे 0 से π/2, मैं लिख दूंगा बाद में, इनको अभी लिखने की यहां जरूरत नहीं है, हम लिख लेंगे। हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू माइनस x इंटू में cos x का आ गया sin x, और अब जब लिमिट पुट करेंगे यानी कि 0 से π/2, तो x की जगह π/2 रखिए पूरे में, फिर माइनस साइन लगाइए, फिर 0 रखिए पूरे में, सॉल्यूशन मिल जाएगा। रखिए जरा, π/2 रखने पर मिल रहा है माइनस π/2, cos π/2 होता है 0 प्लस sin π/2 होता है 1। ये हो गया आपका अपर लिमिट की वजह से, फिर एक माइनस साइन लगाया। अब लोअर लिमिट कितनी है आपकी, 0 है, लोअर लिमिट 0, तो x की जगह जैसे 0 रखोगे 0, cos 0 1 होता है मान लिया, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो 0 ही देगा जी, राइट, प्लस sin 0 0 ही होता है जी, कितना बन गया, 1 आ गया, दिख गया 1 आपका सॉल्यूशन है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी भी वैल्यू 1 आ गई। तो इंटीग्रल को इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आप प्रॉपर्टीज देखें, अगर प्रॉपर्टीज लगा करके किसी चीज को आसान किया जा सकता है तो उसे करें। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन खास तरीके से ये चीजें है ना जो बहुत ध्यान से इनको कर लें। चलिए जी, तो अब आते हैं हम एरिया अंडर द कर्व पर। एरिया अंडर द कर्व में क्या करना होता है, मैं आपको एक पहले इसका क्विक रिकैप दे देता हूं कि भाई देखो एरिया अंडर द कर्व जब भी आप सॉल्व करते हैं इसका क्या मीनिंग होता है। जब आपको किसी भी क्वेश्चन में, राइट, मान लीजिए कोई आपको कर्व दे रखा है, मैं यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ कर देता हूं, ये वाला कर्व, मुझे इस जगह से लेकर के इस जगह तक के बीच का ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है। और जो आपका ग्राफ बना रहे थे आप, ये वाला जो मैंने बनाया था, ये वाला जो ग्राफ है हमारा, है ना, मान लीजिए ये है y इज इक्वल टू fx, और आप एरिया निकालना चाहते हैं x एक्सिस पर गिरा हुआ ये वाला जिसको मैंने शेड किया। कहां से शुरू हो रहा है ये आपका x इक्वल टू a से स्टार्ट हो रहा है और x इज इक्वल टू b तक जा रहा है, ठीक। तो इसकी इंटीग्रल की या एरिया की वैल्यू होती है इंटीग्रेशन a से b f ऑफ x dx।
लिमिट्स आप x की लें अगर आप x एक्सिस पर गिरा रहे हैं परपेंडिकुलर्स तो, राइट। और देख लीजिए आप इंटीग्रेशन a से b f ऑफ x dx आपका एरिया दे देगा आपको उस कर्व का। तो ग्राफ जरूर देख लें उसका, कोई भी आप इंटीग्रल या एरिया अंडर द कर्व का ऐसा वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका ग्राफ जरूर बनाएं आप, बिना ग्राफ के एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का क्वेश्चन ना करें। देखिए जी, इंटीग्रेशन a से b f ऑफ x dx आ जाएगा आपका अगर आप x एक्सिस पर निकाल रहे हैं। और सिमिलरली अगर मान लीजिए यही ग्राफ ऐसे होता, ठीक है जी, ये आपके x एक्सिस y एक्सिस जो दिए हुए हैं इनमें, मान लीजिए फिर आप यहां से यहां तक का निकाल रहे होते और ये आपका y इज इक्वल टू a से लेकर के y इज इक्वल टू b वाली है, आप इस बार ये एरिया निकालना चाहते हैं तो इस केस में ये एरिया कैसे निकलेगा? आपको इंटीग्रेशन इस बार a से b करना है, ठीक, कर्व पर। अब की बार इस कर्व की वैल्यू आपको, ये जो कर्व था x इज इक्वल टू एफ ऑफ y निकालनी है, तो आ जाएगा आपका एफ ऑफ y dy। जब आप y एक्सिस पर गिरा रहे हैं तो उसके हिसाब से लिमिट्स लें, y की लिमिट्स लें। जब आप x पर गिरा रहे हैं तो आप x की लिमिट्स लें। ओके जी, चलिए तो देखते हैं अब अपने अगले पार्ट पर आ जाते हैं। यहां पर ये क्या कहता है, द एरिया ऑफ द रीजन lying in the first quadrant and bounded by the curve y square is equal to 4x। y square is equal to 4x क्या होता है? एक पैराबोला होता है। ये तो पूरी दुनिया जानती है y square is equal to 4x एक पैराबोला है। और कौन सा वाला पैराबोला है? ये आपका राइट हैंडेड पैराबोला, मैं बना देता हूं यहां पर, ये वाला है जिसका वर्टेक्स आपको दिया हुआ है ओरिजिन पर होता है। ये हमें पहले से पता है ये चीजें, है ना। उसके बाद इस ग्राफ का एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में साफ साफ लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाय द लाइन x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं मैं, ये वाली, है ना। ये लाइन क्या है? x इज इक्वल टू 2। अब आपको दिख गया होगा, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला एरिया निकालना था। अब आगे बात समझ में, तो ये ग्राफ किस चीज का था? y इज इक्वल टू 2 रूट x का है। मैंने y स्क्वायर इक्वल टू 4x में से वैल्यू निकाल ली है। y इज इक्वल टू 2 रूट x का है। तो आप क्या करें, मैंने जैसा कि आपको बताया था शुरू से लेकर के एंड तक ये दोनों लाइनें आपको दिख गई होंगी। ये आपका x इक्वल टू a है और ये आपका x इक्वल टू b है। आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकाल रहे हैं सिर्फ ये वाला, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालने के लिए इंटीग्रेशन लिमिट्स x की, x की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है? ओरिजिन से, और कहां तक जा रही है? इस पॉइंट पर जा रही है, और इस पॉइंट पर x की वैल्यू 2 है, यहां पर x की वैल्यू 2 है। तो इंटीग्रेशन 0 से 2 तक किस चीज का? x की टर्म्स में y की वैल्यू निकाल ली जाए, यानी कि 2 रूट x dx। बड़ा सिंपल है, ये आपको एरिया मिल गया। आप इसे इंटीग्रेट कर दें, कितना होता है? 2 तो चलो बाहर आ गया, x रूट x की वैल्यू होती है पावर 1 बढ़ा दें और होल डिवाइडेड बाय उसी पावर से डिवाइड भी कर दें। लिमिट्स पुट कर देंगे बाद में हम, कितनी है जी लिमिट्स आपकी? 0 से 2 है, रख दीजिए यहां पर अपने x की वैल्यूज को रख दीजिए। लोअर लिमिट तो ऑब्वियसली 0 आंसर दे रही है आपको। अपर लिमिट में क्या है देखें, 4/3 तो आपका बन रहा है, इनटू में 2 की पावर 3/2। 2 की पावर 3/2 को मैं 2 रूट 2 लिख दूं, जो कि आपका 2 रूट 2 है, यानी कि बाहर एक 4 था तो 8 रूट 2 लिख दूं, और 8 रूट 2 अपॉन 3 आपका स्क्वायर यूनिट्स में एरिया आ गया। 8 रूट 2 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट दिख गया आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया था एरिया अंडर द कर्व में आप उसका ग्राफ बनाएं, लिमिट्स देखें कहां से कहां तक आपको जाने को बोला जा रहा है, x एक्सिस पर बोला जा रहा है, y एक्सिस पर बोला जा रहा है, और उस हिसाब से कैलकुलेट कर लें एरिया, राइट। चलिए तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या है जी? यानी कि अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उसकी ऑर्डर और डिग्री बताना या उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करना। तो पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, ये क्वेश्चन कहता है ऑर्डर और डिग्री बताइए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा कितनी बार आपका वो जो गिवन है उसी टाइम पर सबसे ज्यादा कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ पड़ा है वो इक्वेशन। ऑर्डर होता है आपका इस समय कितना है, सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट 2 बार, देख रहे हो d2y/dx² की वजह से 2 बार। तो ऑर्डर कितना हो गया, वही 2 हो गया। तो इस पूरे के पूरे गिवन इक्वेशन का ऑर्डर आपके पास आ गया 2। लेकिन अब बात आती है डिग्री की। डिग्री क्या होता है, जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी कि d2y/dx², इसी की जो हाईएस्ट पावर होती है वही आपकी डिग्री होती है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपके पास जो वो इक्वेशन है, आपके पास जो गिवन इक्वेशन है उसमें सारे के सारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स एक पॉलिनोमियल फॉर्म करें।
यानी कि किसी भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट की कोई भी पावर जो है आपको रूट में ना दिखे, क्यूब रूट में ना दिखे, ई की पावर के अंदर ना दिखे, साइन के अंदर ना दिखे, dy अपॉन dx और इससे रिलेटेड सभी कुछ कभी भी ऐसे ना हो जो पोलिनोमियल फॉर्म ना कर पाए, राइट। तो यहां पर क्या है, दिक्कत आ रही है 1/3 पावर से। तो क्या आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर कि इसमें से पावर्स हटाई जा सके, रेडिकल साइन से हटाया जा सके? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने इसमें से dy अपॉन dx की पावर 1/3 की वैल्यू निकाल ली, वो मेरे को मिल गई 1 माइनस एक्स की पावर 1/4 माइनस d2y बाय dx स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, dy अपॉन dx की पावर 1/3 की। तो क्यों ना मैं इसमें क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दूं, है ना। तो ये क्यूबिंग बोथ साइड्स करते ये चीज तो हट गई और उस तरफ क्यूब हो गया। तो अगर मैं इस a माइनस बी माइनस सी के होल क्यूब को ओपन करूंगा तो क्या कहीं पर भी dy अपॉन dx या d2y अपॉन dx की कोई पावर रूट में या फिर क्यूब रूट में आने का चांस है? बिल्कुल नहीं है। मतलब ये सिंप्लीफाई हो गई। और जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो d2y अपॉन dx स्क्वायर की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी? जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर की हाईएस्ट पावर आपको 3 मिलेगी। अदर पावर्स भी होंगी बट इस वाले की हाईएस्ट जो पावर होगी वो 3 होगी और सारा का सारा फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन है। तो डिग्री कितनी हो गई? डिग्री आपकी 3 हो गई। ये आपकी डिग्री है, ठीक है जी, डिग्री। तो ऑर्डर और डिग्री का ध्यान रखें। डिग्री जरूरी नहीं है कि हमेशा ही एग्जिस्ट करती है, वो आपको पता लगाना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ सकता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ सकता है। चलिए अगला है क्वेश्चन, ये ले लेते हैं, आईआईटी जेईई 2016 का है और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम्स में भी काफी आ जाता है, काफी ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो लेट pt denotes the population of a species at time t. If pt is given by the equation dp upon dt is equal to p into 1 minus p and if the initial population क्या दी हुई है, p at 0.1 मिलियन है। ये आपको क्या हेल्प करती है? ये आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट निकालने में हेल्प करती है, जिसे आप इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। इनिशियल वैल्यू दे रखी है हमें, तो इसे हम कहते हैं, क्वेश्चन को हम कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है ये। अब आपको बताना है पॉपुलेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 1, यानी कि आपको फाइनली p ऑफ 1 की वैल्यू बतानी है। p ऑफ 1 कितना होगा, ये आपका 4 ऑप्शन जो दिए हैं इनमें से मुझे सिलेक्ट करना है। तो pt किसकी क्या दिया हुआ है, इसके लिए क्या रिलेशन दिया हुआ है? अपने को दिया हुआ है कि भाई dp अपॉन dt इज इक्वल टू p इंटू 1 माइनस p के इक्वल है। सही है, p इंटू 1 माइनस p के। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाए वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में डायरेक्ट हो जाएगी। क्लियर? मैं क्या करने वाला हूं, 1 अपॉन p इंटू 1 माइनस p dp इज इक्वल टू dt। ऐसा बन गया, p वाली चीजें एक तरफ कर ली क्रॉस मल्टीप्लाई करके, p वाला एक साइड भेज दिया और t वाला एक साइड भेज दिया। इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, बोथ साइड्स इंटीग्रेट हो गया। लेफ्ट हैंड साइड p की टर्म्स में है, सॉल्व हो जाएगी। राइट हैंड साइड t की टर्म्स में है, सॉल्व हो जाएगी। कर देते हैं इसे। देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपको पहले लगाना होगा पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन लगाऊं क्यों? क्योंकि यहां पर 1 अपॉन p इंटू 1 माइनस p दे रखा। आप चाहें तो नीचे क्वाड्रेटिक वाला मेथड भी लगा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। नीचे क्वाड्रेटिक वाला मेथड लगा सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा, जो लगाना हो बनाओ भाई, राइट। आंसर हर तरफ से सेम मिलता है। मैंने इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाया तो मुझे मिला 1 अपॉन p और प्लस 1 अपॉन 1 माइनस p, ऐसा हो गया। देख लेते हैं ऐसे, dp इंटीग्रेशन है ना इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो यहां से आप देखो जरा, 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन 1 माइनस p dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt। मुझे इसे इंटीग्रेट करना है फाइनली, एक ही डायरेक्ट एक ही स्टेप में इंटीग्रेट होकर के मिल रहा है, तो मैं इंटीग्रेट इसे कर देता हूं। मुझे मिल रहा है log p माइन प्लस log ऑफ 1 माइनस p इंटू -1, या अपॉन कर देता हूं इसे, अपॉन -1 इज इक्वल टू t प्लस सी, t प्लस सी, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वो कैसे मिलेगा? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोला था ना मैंने, जो हमें यहां ऊपर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई है, मैं उसी के हिसाब से निकालूंगा। तो आप पहले तो ये देखें कि यहां क्या दिया हुआ है, log p माइनस log 1 माइनस p। इसे फर्दर और सॉल्व कर लेते हैं। इसी को मैं फर्दर इसी चीज को थोड़ा और सॉल्व कर लेता हूं, तो मुझे मिलेगा log a माइनस log b की प्रॉपर्टी के बाद log ऑफ
P अपॉन 1 माइनस P इज इक्वल टू T प्लस सी, T प्लस सी। तो T की वैल्यू जब 0 है, T की वैल्यू 0 है तो P की वैल्यू 0.1 है, पुट कर दीजिए इसमें 0.1, वहां से C मिल गया मुझे, क्या मिला C देखते हैं जरा। C इज इक्वल टू लॉग ऑफ P यानी कि 0.1 अपॉन 1 माइनस 0.1 यानी कि 0.9 आ गया, राइट। कितना आ गया, C इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 अपॉन 9। मैं लॉग ऑफ 1 अपॉन 9 को लॉग ऑफ कितना लिख सकता हूं, चलो 1 अपॉन 9 को मैं 3 स्क्वायर भी लिख सकता हूं, राइट। इसको चलो ऐसा ही रहने दो, लॉग माइनस ले लेता हूं, माइनस लॉग 9 लिख देता हूं। समझ गए हो गया, मैंने पॉइंट से पॉइंट हटाया, 1 अपॉन 9 था, 9 को 9 की पावर माइनस 1 लिखा, पावर माइनस 1 को बाहर ले आया, तो C की वैल्यू है माइनस लॉग 9। C की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आप अपने ओरिजिनल इक्वेशन में से पुट कर दीजिए, यहां पर ये था ना, C की जगह आप लिख दें अपना माइनस लॉग 9, तो इसको हटा दूं मैं, कितना बन गया, माइनस लॉग 9 बन गया। अब आपको बोला था हमें बताइए T की वैल्यू 1 पुट किए जाने पर T कितना होगा, तो T की वैल्यू 1 पुट कर दो जी, और फिर P की वैल्यू इसमें से निकाल लो। तो ये बड़ा सिंपल बन चुका है हमारे लिए, राइट। चलिए जी, इसको आप डायरेक्टली अब तो देख ही सकते हैं कि हम इसमें एक सेकेंड सॉल्व कर देते हैं ऐसे, P अपॉन 1 माइनस P इज इक्वल टू लॉग, T की जगह तो आप 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा आपका E की पावर में 1 माइनस लॉग 9, ऐसा 1 माइनस लॉग 9। तो यहां से आपको मिला P अपॉन 1 माइनस P इज इक्वल टू E माइनस इंटू E की पावर लॉग 9 विद ए नेगेटिव साइन। तो आप जानते हो कि आपके पास A की पावर में लॉग लिखा हुआ है कुछ x और बेस A हो तो आंसर सिर्फ वो x बचता है, तो यहां पर माइनस देख रहे हो आप 1 अपॉन 9 बच जाएगा। इस वाली चीज की वैल्यू, ये वाली की वैल्यू 1 अपॉन 9 है, तो कितना बन गया ये E अपॉन 9 हो गया। अब आप फर्दर समझ ही चुके हैं कि अगर आपके पास, मैं लिख देता हूं इसको, P अपॉन 1 माइनस P की वैल्यू P अपॉन 1 माइनस P की वैल्यू E अपॉन 9 है, तो इसमें से P आपको निकालना है। कितना सिंपल है, आप चाहे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना चाहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखिए, जैसे भी आप सॉल्व करना चाहते हैं ऐसे कंपोनेंट और डिविडेंड लगा करके वो कर दीजिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये छोटू सा क्वेश्चन एक और मेरी तरफ से, आप इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करके इसमें से खुद चेक करेंगे अब आप कि इसमें से कौन सा आपको सेटिस्फाई कर रहा है। 2016 का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, राइट। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, आप एक तो ये चीज करें इसे सिंप्लीफाई, और एक क्वेश्चन है आपके लिए ये भी आपका एक होमवर्क एक्सरसाइज क्वेश्चन है, आप इसको भी खुद से ट्राई करिएगा, राइट। चलिए, तो मिलते हैं अब अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड सी इन द नेक्स्ट पार्ट। एडंकल की वेबसाइट पर जाकर के आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और इंडिया नंबर 1 ऑनलाइन कोचिंग है यहाँ पर IIT-JEM CSIR नेट और UGC नेट के लिए। तो अगर इसके बारे में अगर आपको कोई और फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए या फिर वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और इस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। तो मिलता है अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, सी इन द नेक्स्ट पार्ट। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, और एक्सरसाइज क्वेश्चन जरूर कीजिएगा।